ये जो मंशूर हमने बनाया, ये मंशूर, इसका जो हमने नाम रखा है वो इनकलाबी मंशूर रखा है। ये आप इसका फर्स्ट टाइटल आप देखेंगे, इसके ऊपर बड़ा वर्क हुआ है। फिर कायदे मोहतरम के पास गया है, डॉक्टर हसन साहब के पास, पूरा इसको पढ़ा गया है, इसको स्टडी किया गया और फिर इसकी अप्रूवल हुई है। अब जो मंशूर हमने तैयार किया है, पाकिस्तान की इस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ये मंशूर नहीं है। मंशूर बनाते तो सारे हैं, बनाना बड़ा आसान होता है, कमरे के अंदर बैठते हैं, लिखते हैं कि हम इतने 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर देंगे, बेरोज़गारों को रोज़गार देंगे, बिजली का क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा, इतने अरब की करप्शन हम रोक लेंगे और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो फैसलाबाद मैनचेस्टर को क्रॉस कर जाएगा। और ये चीज़ें कहने में लिखने में तो बड़ी आसान होती हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल आते हैं तो पता चलता है कि ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि उस क़यादत के पास उसकी तैयारी नहीं होती उस प्रोग्राम की। जबकि हमने जो मंशूर तैयार किया है, इस प्रोग्राम की तैयारी उस वक्त से है जब डॉक्टर साहब की मुलाकात जनरल ज़िया-उल हक से हुई थी, पाकिस्तान अवामी तहरीक के क़याम से भी पहले। आप सब ने ये हिस्ट्री पढ़ी होगी, डॉक्टर साहब की एक बड़ी डिटेल मुलाकात हुई थी जनरल ज़िया-उल हक के साथ। जब उनका मोर्चा लगा था और वो डॉक्टर साहब एक्टिव थे, तो 2.5-3 घंटे की एक मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर डॉक्टर साहब ने अपना पूरा प्रोग्राम उसके सामने रखा था कि अगर आप इस मुल्क के अंदर आ गए हो, सदर बन ही गए हो, तो इस मुल्क के कौम के साथ को भला करना चाहते हो तो ये काम कर दो, ये करने वाला है। उसने पूछा था क्या इसका पूरी कंप्लीट प्लान है, तो आपने कहा यस। पूरा प्लान उसके सामने रखा था कि ये इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। ये उस वक्त की बात है, लेकिन ज़ाहिर है वो मफादात का शिकार हो गया। उसने अपनी 11 साल चलाने थे, लोगों को एक इस्लाम के नाम के ऊपर बेवकूफ़ बनाना था, बना लिया, अच्छा ड्रामा कर लिया, चला गया। उसके बाद फिर ये निज़ाम अपडेट होता रहा, डॉक्टर साहब इसके ऊपर काम करते रहे। फिर 2013 और 14 के जो धरने हुई है आपके सामने, उसमें भी इसके ऊपर बड़ी बात की है डॉक्टर साहब ने, बड़ी स्पीचेज़ हुई हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं कि आपने इस मुल्क के बुनियादी ढांचे को तब्दील करना है अगर इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं। तो वो ढांचा क्या है? ढांचा सबसे पहले तो ये इस्तेसाली निज़ाम है, ये करप्ट इलेक्शन का निज़ाम। क्योंकि जब तक आप इस इलेक्शन के निज़ाम को नहीं बदलेंगे तो आपके पास लीडरशिप, सही जेन्युइन लीडरशिप ऊपर इमर्ज होकर नहीं आएगी। इस इलेक्शन के निज़ाम के तहत जो लीडरशिप इमर्ज होगी, जो कौमी मंजर-ए-नाम के ऊपर लीडरशिप नज़र आएगी, उस लीडरशिप की क्वालिफ़िकेशन ये होगी कि वो थाने के ऊपर उसका कंट्रोल अच्छा हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाना अच्छा जानता हो, लोगों को जज्बात से खेलना जानता हो, मुकर्रर अच्छा हो, पैसा हो उसके पास बहुत सारा, गाड़ियाँ, गनमैन, करप्शन से आए, वो कोई स्मगलर है, वो क्या करता है, ये सब इसी टाइप के लोग मोस्टली होते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के। तो ये सब का पैसा तो इसी तरह आया होता है। तो ये क्वालिफ़िकेशन है सारी उसकी, उस लीडरशिप की। तो अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि जो इस क्वालिफ़िकेशन के तहत जो लीडर्स बनेंगे, जो पूरी कौम को लीड करेंगे, मुल्क को लीड करेंगे, उनसे आप कौन सी अच्छाई की तवक्को रखेंगे? ये लोग आपको दुनिया में बावकार मुकाम दिलवाएंगे, ये लोग आपको एशियन टाइगर बनाएंगे, और ये हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो इंसान का ज़हन नहीं मानता, यार इस बंदे को मैं जानता हूँ, ये करप्ट है, ये कब्ज़ा माफिया है, ये स्मगलर है, ये हेरोइन चरस का कारोबार करता है, इसने गन, ये इतना 20-50 करोड़ 1 अरब रुपया इलेक्शन में लगा रहा है, ये कहाँ से आया हमें पता होता है। तो ये बंदा हमें लीड करेगा। और ऐसे 400 बाकी हलकों से भी अगर आप ले लें तो ये 400 लोग हमें लीड करेंगे और ये हमें बाइज़्ज़त मुकाम दिलवाएंगे दुनिया के अंदर। तो मतलब आप इन लोगों से ये तवक्को रखेंगे। ये तो जनाब, जब तक आप इस इलेक्शन के निज़ाम को नहीं बदलेंगे ना, और इसकी जगह निज़ाम कौन सा लाएंगे? मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम। अब ये मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम क्या है, मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट दे देता हूँ, चूँकि आप सब अब हमारे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने ये चीज़ आगे जाके लोगों को प्रेजेंट करनी है। मतलब ये पेपर भिजवाना इशू नहीं था, हम उधर से पार्सल करते, TCS इनको पास आ जाता या इनके घर पड़े रहता, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई आपको मिल जाता तो आपको दे देते, यार ये हमारा मंशूर है, उसका कोई फ़ायदा नहीं था। पहले हम इसको समझें, फिर हमने इस बात को आगे लोगों को समझाना है कि हम करने क्या जा रहे हैं, हमारा एजेंडा क्या है। मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम बड़े मज़े का निज़ाम है। उस निज़ाम, प्रोपोर्शनल डेमोक्रेसी उसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या है कि आप वोट पार्टी को देते हैं, शख्सियत को नहीं देते, कैंडिडेट्स खड़े नहीं होते। मसलन पाकिस्तान अवामी तहरीक एक पार्टी है, पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग, जमात इस्लामी, सब पार्टी हैं। जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के दौरान सबसे पहले, इलेक्शन से पहले तो कौम का जो उस पार्टी का लीडर होगा वो आएगा टेलीविज़न के ऊपर और आके कौम को बताएगा कि वो करना क्या चाहता है, उसका प्लान क्या है, मंशूर क्या है, एजेंडा क्या है, मुल्क को, मामलात को मसाइल से निकालेगा कैसे। वो प्रेजेंट करने के बाद जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन वाले दिन लोग जाके ठप्पा लगाएंगे पार्टी का जो इंतखाबी निशान होगा, पूरे मुल्क से लोग उसके ऊपर जाके लगाएंगे ठप्पा।
कोई कैंडिडेट, उम्मीदवार या MNAs MPs नहीं खड़े होंगे। जब वो पार्टी को वोट देंगे तो टोटल पूरे मुल्क के अंदर पार्टी के वोट कैलकुलेट किए जाएंगे कि वोट कितने हैं। किसी ने 50 लाख लिया, 1 करोड़ लिया, 1.5 करोड़ लिया। अब वो एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि 10 लाख वोटों पे, 5 लाख वोटों पे 1 सीट देनी है सपोज, या वो परसेंटेज तय कर लेते हैं। उससे पहले पार्टी का लीडर एक लिस्ट जमा करा देता है कि अगर मेरे इतने वोट होते हैं तो उस हिसाब से ये मेरे उम्मीदवार होंगे। और जो कराता है वो बड़े क्वालिफाइड लोग होते हैं, अच्छे एजुकेटेड लोग, एक्सपर्ट लोग अपनी अपनी फील्ड के। तो जब वो वोट टोटल कैलकुलेट हो जाते हैं, तो मिसाल के तौर पे एक पार्टी ने 50 लाख वोट लिया, फ़र्ज़ करें उन्होंने एक क्राइटेरिया ये बना लिया जी कि 10 लाख वोटों के ऊपर 1 सीट हम देंगे, तो उस पार्टी को कितनी सीटें मिल गई? 5 मिल गई। या 5 लाख वोटों पे 1 सीट मिल गई तो 10 सीटें मिल गई उसको। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? 2 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले पैसे की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाती है। ये जो ख़रीदना, बिरादरियाँ, ये बिरादरी मेरे साथ और वो बिरादरी मेरे साथ, ये सीन ही ख़त्म हो गया। सब ने जाके वोट देना है पार्टी को, जिसको जिस पार्टी का मंशूर अच्छा लगता है वो जाए, उसको वोट दे, उसके ऊपर टप्पा लगाए। उस पार्टी को टोटल पूरे मुल्क से जितने वोट मिलेंगे उसकी परसेंटेज के हिसाब से उसको सीटें मिल जाएंगी। सिंपल इज़ दैट। तो इससे क्या होगा? वोट ज़ाया नहीं होता। अब मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी जो लब्बैक तहरीक है, इसको 22 लाख वोट मिला है पूरे पाकिस्तान से 2018 के इलेक्शन में, जबकि एक MNA भी नहीं है उनका। 1-2 MPs जीते हैं कोई सिंध से, सिंध असेंबली कराची से, बाकी इनका कोई वो नहीं जीत सका। रीज़न, वो सारा का सारा वोट ज़ाया चला गया, क्योंकि वो थोड़े थे ना, कहीं 10,000 लिए, कहीं 15,000, कहीं 20,000, तो वो वोट किसी खाते में नहीं आए। उन लोगों के उम्मीदवारों की कोई राय कोई नहीं, उन वोटर्स की, कि वो किधर गए। तो इसलिए ये बेस्ट सिस्टम है मुल्क के लिए कि बल्दियाती, इस पार्लिमानी निज़ाम की जगह ये जो आप लड़ते हैं, इसकी जगह बल्दिया अपना मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम लाया जाए और ये सैनेट की ख़रीदो फ़रोख्त ख़त्म की जाए। सेनेटर बनते हैं, आप किसको नहीं पता कि अरबों में बिकते हैं, मतलब करोड़ों अरबों की डील होती है कि एक सेनेटर बनता है और जब आगे वोट देता है। तो अभी आपके सामने मतलब पाकिस्तान की तारीख की कितनी बड़ी धांधली कि जब सेनेट के चेयरमैन चुना गया तो अपोजिशन का फिगर, रात को जब डिनर पे थे तो पूरा फिगर था, अपोजिशन जीत रही थी। सुबह वोट हुए, 14 वोट कम हो गए। शाम को जब दूसरा डिनर था उसमें भी उनके लोग पूरे थे। तो 14 लोग ये कहाँ से आ गए फिर? तो मतलब ये इतना बड़ा ड्रॉबैक है हमारे इस इलेक्टोरल सिस्टम का कि ये जेन्युइन लोगों को ऊपर नहीं आने देता। सो हमने अपना पहला पॉइंट जो रखा है इस मंशूर के अंदर, वो इस मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम की तब्दीली है। फिर उसके बाद नए सूबों का क्याम है। 35 सूबों की हमने बात की है कि ये जो 4 सूबों की मुनापली है इसको तोड़ा जाए और इसकी जगह छोटे छोटे यूनिट्स बनाए जाए, हर डिवीज़न को एक सूबा बनाया जाए। और ये पूरी दुनिया में हमने इसमें एग्जाम्पल दे दिए हैं कि दुनिया के जिस ममालिक की कितनी आबादी पे कितने सूबे हैं। और एक वाहिद हम बात किस्मत मुल्क है, 22 करोड़ पे 4 सूबे हैं सिर्फ। और इसके बाद आगे फिर पूरा आप पढ़ लेंगे, उसके अंदर उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। ये हमारा मंशूर है जो हमने कौम को, आवाम को, लोगों को समझाना है, उनकी खोपड़ी में डालने की कोशिश करनी है, जो कि इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आपका पाला एक ऐसी जाहिल कौम से है। तो इस कौम को जाके उसकी खोपड़ी के अंदर ये बातें आपने डालने की कोशिश करनी है, अल्लाह करे उसको समझ आ जाए। अब इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि ये हमने मंशूर तो तैयार कर दिया, ज़ाहिर है कोई भी एक एफ़र्ट होती है तो वो यकीन और बिलीव के बगैर नहीं हो सकती। कि आप एक एफ़र्ट कर रहे हैं कि जनाब हमने ये काम करना है और आपको यकीन को ना होगा या नहीं होगा, वो एफ़र्ट कभी भी कारगर नहीं हो सकती, ये याद रख लें। यकीन सबसे पहली कुव्वत और ताकत होती है किसी भी जंग को लड़ने के लिए। अगर किसी फ़ौज को भी यकीन हो जाए जंग तो लड़ने जा रहे हैं लेकिन कन्फर्म है हम हारेंगे, तो वो फ़ौज कभी भी उस जज्बे से नहीं लड़ सकती, उसको पता है कि हमने हारना है। तो दोस्तों हमने एक इनकलाब की जंग लड़नी है, एक बहुत बड़ा इनकलाब होगा, मैं शायद दुनिया की तारीख का ये अजूबा होगा एक, जब वो क्या उस गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर नाम लिखा जाएगा ना, तो जब दुनिया के इनकलाबात में नाम, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के अंदर सबसे टॉप पे नाम पाकिस्तान के इनकलाब का, कि ये एक अजूबा हो गया कि आपने इस कौम के अंदर भी इनकलाब ले आए, इस कौम के अंदर आपने ये कर दिया है। अभी मैं एक अमेरिका से एक दोस्त आए हुए थे, वो अल तशय्युस से हैं, वो उनसे एक दिन बड़ी इनकलाब के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, तो वो यही बता रहे थे, ईरान के इनकलाब की बात कर रहे थे। तो कहते हैं वहाँ एक माइंडसेट, एक कौम थी ना, एक उसकी डायरेक्शन थी, तो उसको खुमैनी साहब ने बड़े आसानी से मोल्ड कर लिया था। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है, वो कहते हैं कि ईरान के एक इंटेलेक्चुअल शख्स जो रिसर्चर था, वो पाकिस्तान के अंदर कुछ 6 महीने साल रहा है, रिसर्च करता रहा है मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, और जब वापस किया तो वो जो नोट्स लिख के गया उसने कहा कि बड़ी सतही लेवल की कौम है ये, बोली बाली सादी जाहिल सी सतही लेवल की, ये वो रिमार्क्स लिख के गया है हमारी इस 22 करोड़ के बारे में, और ये हकीकत है।
कि एक दिन पहले की मिसाल आपके सामने है कि 10 लाख लोग उधर पागलों की तरह जनाब भागे जा रहे हैं। हालांकि फ़र्ज़ किफ़ाया जनाजा उसकी 4 लोग ही पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, तो क्यों मर रहे हैं 10 लाख लोग? सिर्फ इसलिए कि नहीं जी वो तो आशिक़ रसूल, नामूस रिसालत का मुहाफ़िज़। तो नामूस रिसालत का मुहाफ़िज़ ही तो आपको 4 दिन पहले बुला रहा था ना, क्यों नहीं गए थे? ये हालत है। तो इसके लिए सर अर्ज़ यह है कि हमने एक काम अजूबा करना है, वो काम जो बज़ाहिर नामुमकिन है, वो काम जो बज़ाहिर लगता है कि शायद ये तो, देखिए ना मैंने एक दो जगह गुफ्तगू की है, शायद आपने वो वीडियो सुनी होगी। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इक़्तिदार हासिल करना और एक होता है कौम को फ़िक्री और नज़रियाती तौर पर तब्दील करके इनकलाब ले आना। ये 2 टोटल अलग चीज़ें हैं। अगर सिर्फ इक़्तिदार हासिल होता तो इक़्तिदार तो साजिशों के ज़रिए होता है। इक़्तिदार तो पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने से, इक़्तिदार के ऐवानों में कोई वजारत ले लें, घुस जाएँ, एक इलेक्शन लड़ें, दूसरा हारें, तीसरा चौथा, आपकी गैप बन जाता है। जस्ट लाइक PTI एंड इमरान खान जो इन्होंने किया कि मतलब अब पिछला इलेक्शन आ रहा, एस्टैब्लिशमेंट के मंजूरी नज़र बने, उन्होंने इनको जहांगीर तरीन खान को टास्क दिया और बंदे इकट्ठे किए और पार्टी बनाई और जनाब इलेक्शन। आज मुझे बताएं अगर PTI गवर्नमेंट के ऊपर जवाल आता है, वो जाती है, तो ये जितने लोग इसके साथ खड़े हैं क्या इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे? सारे एक भी नहीं, सब भाग जाएंगे, अगली पार्टी की तरफ नजरें होंगी कि अगले इक़्तिदार में कौन आ रहा है, सब उधर चले जाएंगे। नजरियाती आई कोई नहीं, सारे पकड़ धकड़ के इधर उधर से जोड़े हुए हैं। तो ये काम तो आसान है, और अगर आप समझते हैं कि ये काम डॉक्टर तारिक कादरी नहीं कर सकते थे, इमरान खान से अच्छा कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि हर लिहाज से उनका विजन, उनकी बात, उनकी गुफ्तगू, उनकी सोच उससे 1000 गुना आगे हैं। वो उनके शागिर्दों में भी नहीं आता, लेकिन ये करना नहीं है। वजारतें 2-4 लेना, 2-4-10 सीटें लेना इशू नहीं है। ये देते तो उस वक्त भी हमें देते थे, और एक दे भी दी थी यहाँ पर भी आपके सामने। मतलब उन्होंने टिकट दे दिया था कि ठीक है जी चले आप, बेशक PTI, क्योंकि हमने तो लड़ नहीं दिया था PTI के ऊपर आगे, तो देते थे। लेकिन हमारा टारगेट इससे बड़ा है, और वो टारगेट है इस निज़ाम को, इस बुनियादी ढांचे को तब्दील करना है। ये जो चीज़ हमने दी है, तो इसके लिए हमने एफर्ट करनी है, और एफर्ट जब हम कर रहे होंगे तो उसके लिए हमें 1000% इस बात का यकीन होना चाहिए कि ये एफर्ट बेकार नहीं है, ये एफर्ट यूज़लेस नहीं है। ये ऐसा नहीं होगा कि शायद अगले जान में चलो इसका सिला मिल जाएगा। ये अगले जान वाला भी बड़ा अजीब सीन है। मौलवी ने हमारे जहन में डाल दिया कि चलो यहाँ ना मिला तो इंशाल्लाह आखिरत तो मिलेगी ना, इसी ने सारा प्रॉब्लम यहाँ पैदा होता है। तो हमने इसको इसी जान में लेना है इंशाल्लाह, क्योंकि कुरान का ये वादा है, अल्लाह का वादा है कि अगर आप सच हक के ऊपर खड़े रहे, लड़े, तो आप फतह आपकी होगी, ये वादा है। तो इसलिए दोस्तों हमने इस इनकलाब की स्ट्रगल को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस तरीके से हम इससे पहले माशाल्लाह बखर आइडियल ज़िला रहा है, हर हवाले से इसकी कुर्बानियाँ और इसके अंदर जिन लोगों ने मुसीबतें मुशक्क़तें बर्दाश्त की, यकीनन कोई शक नहीं है, ज़िंदगी तो चली जाएगी, सब ने चले जाना है, कोई भी नहीं रहेगा, लेकिन ये एक रिकॉर्ड बन गया है कि इन लोगों का एफर्ट शामिल है। वो आपने जो अपनी तकलीफ बर्दाश्त करनी थी वो कर चुके हैं। अब हमने इसको आगे पिच के ऊपर खेलना है, पिच के ऊपर मौजूद रहना है। ये सारे इशारे उधर ही जा रहे हैं जो डॉक्टर साहब ने किए थे कि इलेक्शन से निज़ाम, उन्होंने कहा जी चलें और जाएगा जी चेंज। डॉक्टर साहब आपको नहीं पता, देखना इलेक्शन के जरिए आ जाएगा, चलें कर लें। आ गए हैं ना, इमरान खान आ गया है, तब्दीली जेन्युइन लीडरशिप आ गई है बकौल उनके, तो चलें करें। 2.5 साल आपके सामने, कौन नहीं जानता कि मतलब चेंज कर रहा है तो दूर की बात है, उल्टा पहले से ज़्यादा तबाह कर रही है। सारे शोबे जवाल का शिकार हो गए हैं। कोई एक शोबा ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई 1% भी 0.0% भी बेहतरी ला सके हो, क्योंकि डायरेक्शन ही गलत है। अब उस दिन कह रहे थे, साहब का बयान लगा होता, कह रहे थे कि मैंने मईशत को अब ठीक कर दिया है, तो अब इंशाल्लाह मैं कानून के नफाज के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दूंगा। तो मैंने कहा अगर इसको मईशत को ठीक करना कहते हैं तो फिर ख़राब क्या होगी? लोग तो उसी तरह पिट रहे हैं बेचारे, कानून भी फिर ऐसे ठीक होगा। तो इसलिए हमने अपना रोल प्ले करना है। हम पाकिस्तान की एक बड़ी जमात हैं, हमें कोई किसी वक्त भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो इसलिए इस हमारा काम है इस पिच के ऊपर खेलना है, इसके ऊपर मौजूद रहना। आगे इसका फॉर्मेट क्या बनता है, हालात क्या बनते हैं, वो वक्त बताएगा। वो लीडरशिप का काम होता है, जब हालात बन रहे होते हैं तो वो अपने काफिले को खुद बहुत उधर डाइवर्ट कर लेता होता है। ये लीडरशिप की कमाल होता है। हमारा हम कारकुनान है, हमें उन्होंने एक ट्रैक और डायरेक्शन दे दिया, हमने उस डायरेक्शन के ऊपर अपनी एफर्ट्स करनी है। अभी जो करंट सिचुएशन है वो बड़ी अजीब सी बनी हुई है। एक तरफ कोरोना आया हुआ है, अभी ये 2-4-5 महीने अगले बड़े क्रूशियल हैं। दूसरी तरफ PDM है, आज उनका पेशावर में जलसा है, अगला 13 दिसंबर को लाहौर में फाइनल उनका है, और उसके बाद जी 29 को मुल्तान में है। अच्छा मुल्तान में, उसके बाद होगा फिर 13 को है लाहौर के अंदर जो उन्होंने करना है। उसके बाद फिर उन्होंने अगले लॉन्ग मार्च और जो भी इनकी कोई प्लानिंग्स थी, तो ये उनके लिए भी डू एंड डाई है ना। तो 2 ही ऑप्शन है, या तो अगर तो वो तहरीक जीत जाती है तो हुकूमत गिरा लेंगे, और अगर हुकूमत नहीं गिरा सकते तो फिर उनकी मौत है। ज़ाहिर है बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस हैं उनके ऊपर, और वो बचने वाले
और फिर अभी नवाज शरीफ साहब जिस हद तक आ गए हैं, वो उन्होंने तो अपने आखिरी पत्ते भी फेंक दिए हैं कि जब जनरल का नाम लेके और वो इस हद तक खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो तो अब उसने तय कर लिया कि मैंने अब खुदकुशी करनी है। तो इसमें अगर तो इलेक्शन ये गिरा लेते हैं, जिसकी मुझे नहीं लगता कोई 5% चांस भी हो, कि ज़ाहिर है जो पावर्स हैं वो सारी गवर्नमेंट के साथ हैं, तो इनको तकसीम करना, इनको आपस में, पीपल्स पार्टी अभी भी उन्होंने तो उसको बैकफुट पे ले आए हैं, तो ये कोई इशू नहीं होगा इनके लिए। दूसरा कोरोना आ जाएगा। हमारा इस वक्त जो मेन चीज़ है, हमने अपोजिशन को तो चलो हम क्रिटिसाइज़ कर ही रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, लेकिन जो याद रख लें पार्टी बनती होती है वो अपोजिशन भी बनती है, इक़्तिदार में नहीं बनती होती। पीपल्स पार्टी ने नून लीग की मोहब्बत में पीपल्स पार्टी तबाह कर दी जरदारी साहब ने, मफहमती पॉलिटिक्स उसको वो नाम देते थे, मफहमती पॉलिटिक्स, वो तबाह हो गई, आज पंजाब में कहीं नज़र भी नहीं आ रही। तो ये जो एक कज़न वाला एक ठप्पा लगा हुआ था ना, हमारे पास कज़न है, कज़न है, कज़न है, कोई कज़न नहीं, हम हमारी अलहदगी हो गई है कब की। हमने अपने आप को टोटल डिसएसोसिएट कर लिया है और करना है, और ये बात बार प्रूव करनी है कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा मेन बयानिया है कि हम क्यों उस गुनाह का हिस्सा बने जो ये कौम के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, हम क्यों बने ऐसा। उस वक्त हमने एक उम्मीद के साथ उनको वोट दिया था, बहुत सारे लोगों ने दिया था कि शायद यार चलो हम तो लड़ नहीं रहे, तो चलो वो मुग़्ज़े मुआविया क्या है अपना हुब्बे अली, और तो हमने तो नून लीग की उसमें, लेकिन अब सारी ज़िंदगी हमने इसी पे रहना है कि वो हमें आके ये कहते रहेंगे अगर आपने हमें वोट ना दिया तो नून लीग जीत जाएगी, तो जीत जाए भाड़ में, हम आपको क्यों दें। तो हमारा उनसे कोई तल्लक नहीं, टोटली अपने आप को डिसएसोसिएट करना है। इसको बिल्कुल ये ऊपर से लेके नीचे तक इस बात को क्लियर है, इसको अपने जहन के अंदर भी क्लियर कर लें कि कोई तल्लक नहीं, टोटल डिसएसोसिएट कर लें। और हमने गवर्नमेंट को जो उनकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ होंगी उसके ऊपर हमने उनको क्रिटिसाइज़ करना है। और इसके ऊपर आगे चल के अभी हम ये अभी कुछ थोड़ा कोरोना का इशू देखते हैं कि क्या सीन बनता है। कुछ सवाल यह है कि लोग हमारे साथ क्यों जुड़ेंगे, वाई, क्यों शामिल हों, क्या शामिल होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कौन लोग होंगे, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। इसके ऊपर बड़ी कन्फ्यूजन है कि हम कुछ जगह गए, लोगों ने कहा जी लोग शामिल ही नहीं होते। मैंने कहा जी ये जुमला मैं सुनना भी नहीं चाहता। एक इनकलाबी तहरीकी नज़रियाती कारकुन के मुंह से ये जुमला निकल ही नहीं सकता कि लोग नहीं शामिल होते। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, एक ट्रेनिंग लगाई हुई थी हमने गाड़ी में, तो वो एक बता रहा था कि एक ड्रिंकर शराबी शख्स को सहरा में छोड़ा हो जाके, उसकी जेब में कोई पैसे ना हो, कुछ भी ना हो, सहरा में छोड़ा हो, कहता है शाम को आपको टन मिलेगा, कहीं ना कहीं से वो ढूंढ लेगा अपना शिकार कि कहाँ से मिलेगी और कैसे पिएगा। दुनिया का कोई ऐसा नज़रिया, दुनिया का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं, कोई ऐसी जमात, कोई ऐसा नज़रिया नहीं जिसके फॉलोअर्स ना हो। हिंदू मज़हब है, हम मज़हब को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, लेकिन उनके अंदर जो चीज़ें हैं उनके मज़हब की, वो आप हैरान होते हैं सुन के कि यार कोई अक्लमंद बंदा ये सोच सकता है कि गौ माता और ये मतलब क्या, वो क्या कुछ नहीं है उसके अंदर। उनके करोड़ों नहीं अरबों फॉलोअर्स हैं। उस नज़रिए को, उस थॉट को लोग लाइक करते हैं। बाई मज़हब, कादियानी, दुनिया का कोई मज़हब, दुनिया की कोई थ्योरी आप बता दें कि जिसके फॉलोअर्स ना हो। आप आज कोई नज़रिया और कोई थ्योरी लेके आ जाएं, उसको मार्केट में फेंके, उसके नज़रिए के लोग आपको मिल जाएंगे। अभी 4 दिन पहले की बात है, उससे पहले सुन्नी तहरीक बनी, फिर अभी अहले सुन्नत के अंदर तहरीक लब्बैक बनी, फॉलोअर्स मिल गए। ऐसे आए मुतशद्दिद नज़रिया, मुतशद्दिद थॉट फेंकी मार्केट में कि हमने टकरा नहीं छोड़ना, उड़ा देना है, मार देना है, फॉलोअर्स मिल गए। उस माइंड के लोग मौजूद थे मार्केट में। जब हम उनको बुलाते थे तो नहीं आते थे, क्योंकि हमारे पास वो बोली नहीं थी, लेकिन वो बोली बोलने वाला जो ही आता गया उसके तरफ दौड़ के चले गए, मिल गए फॉलोअर्स। लिहाजा ये बात कहना कि लोग नहीं आएंगे, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी कोई नहीं जुड़ेगा, उसको चाहिए कि ही शुड रिज़ाइन, क्योंकि जी मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं आते। वरना ये मुमकिन ही नहीं कि इतनी बड़ी तहरीक, इतना बड़ा नज़रिया, इतनी बड़ी क़यादत, इतना बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम, और हमारे साथ लोग आए नहीं। और फिर हमारे पास माशाल्लाह इतनी वेल ट्रेन टीम और इतने डॉक्टर साहब के 30, 35, 40 साल, 20 साल जितने लोगों को हो चुके हैं ट्रेनिंग और तरबियत, तो लोग ना जुड़े, ये नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मंसूबा, बड़े से बड़ा प्लान 3 दफ़ा बनता होता है। एक दफ़ा किसी के दिमाग में, दूसरा उसके पेपर पे, और फिर प्रैक्टिकल। अगर कोई कहे कि मैंने एक बहुत बड़ा टावर खड़ा करना है या सोच लिया है, लेकिन उसका नक्शा बनाने की ज़रूरत, और सुबह मिस्त्री को बुलाने को शुरू करो और ये बना दो, वो बन जाएगा? नहीं। सबसे पहले वो यहाँ बनेगा, फिर प्रैक्टिकल। ये उसूल है।